हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम वर्मा HLV डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे जिसमें जो आपको बोर्ड परीक्षा में 100% अंक दिलाने में मदद करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समान वोल्टता के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनमें शक्ति क्षय का अनुपात होगा। शक्ति क्षय P बराबर I² R के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम के लिए ये आपका फंक्शन बन जाएगा P1/P2 बराबर I² R1 बटे I² R2। अब अनुपात आपका दिया है 1:2 है। R1/R2 बराबर 1:2। ये मान यहाँ रख देंगे तो P1/P2 बराबर हो जाएगा I² से I² कट जाएगा। R1/R2 आपका 1/2 हो जाएगा। अब आपका दिया हुआ विकल्प, पहला विकल्प है 2:1, दूसरा विकल्प है 1:1, सी विकल्प है 1:2। तो आपका सी विकल्प आपका सही है, 1:2 होगा। डी 1:4, तो विकल्प आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन। 100 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। अब कुंडली में संचित ऊर्जा तो कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 L/I² के बराबर। अब आपका 1/2 L कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपका दिया है 10 हेनरी, तो L का मान 10 हो जाएगा। फिर दिया है 10 प्रतिरोध और 50 वोल्ट, V नहीं दिया है तो V के लिए हमारा फंक्शन बन जाएगा V/R। क्योंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो I की यहाँ V/R लिख देंगे तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, V/R का होल स्क्वायर। तो 1/2 L 10 हो जाएगा। V आपका 50 वोल्ट है, R आपका 10 ओम है, होल स्क्वायर 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 हो गया, तो 5 ये बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125। पहला विकल्प आपका है 125 जूल, यही विकल्प आपका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। पहला है तंतु के पदार्थ से अधिक, दूसरा विकल्प है तंतु के पदार्थ से कम, सी विकल्प है तंतु के पदार्थ के बराबर, डी विकल्प है तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं। तो तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक तंतु के पदार्थ से कम होता है, विकल्प बी सही है आपका। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10, नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आवर्धन क्षमता दी है 10, तो m बराबर आपका हो जाएगा 10, m बराबर 10। नेत्रिका की फोकस दूरी Fe, नेत्रिका की फोकस दूरी Fe आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, FO आपसे पूछ रहा है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर आपकी होती है -FO/FE। मान रख देंगे, m का मान है 10, FO आपको ज्ञात करना है, FE आपका है 20 सेंटीमीटर। कैंची गुणा करेंगे तो FO बराबर आपका हो जाएगा 10 × 20, 200 सेंटीमीटर।
इसका अब डिस्क लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होगी। अब पहला विकल्प आपका है 2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 200 सेंटीमीटर, सी विकल्प है 100 सेंटीमीटर, डी विकल्प है 0.5 सेंटीमीटर। अब डिस्क लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर, विकल्प आपका बी सही होगा। विकल्प बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वह कहलाते हैं। परमाणु द्रव्यमान में भिन्न हैं और समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, तो वे परमाणु जो द्रव्यमान में भिन्न होते हैं वो आपके कहलाते हैं। पहला विकल्प है समन्यूट्रॉनिक, दूसरा है समस्थानिक, सी विकल्प है संभारिक, डी विकल्प है समावर्ती। विकल्प बी आपका सही है, क्योंकि समान रासायनिक गुण रखने वाले यौगिक समस्थानिक कहलाते हैं। वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, तथा जिनके द्रव्यमान समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम समभारी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका रासायनिक गुण समान है इसलिए परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए आपका विकल्प बी सही है, समस्थानिक। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो वायु में प्रकाश की चाल VA आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक आपको दिया है n बराबर 1.5। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए आपका फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल VA बटे माध्यम में प्रकाश की चाल VM कर दीजिए मीडियम के लिए। अब आपको मीडियम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है माध्यम में, इसलिए आपका ये VM यहाँ चला जाएगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक n। अब निर्वात में प्रकाश की चाल आपका है 3 × 10⁸, माध्यम आपका है 1.5। यहाँ पर दशमलव है, एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। 15 × 15, 15 दूना 30। विकल्प 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपकी माध्यम में चाल हो जाएगी। अब दिए हुए विकल्पों में पहला विकल्प है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा विकल्प है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विकल्प बी आपका सही आंसर है। अब आपका 1/√μ0 × ε0 ये आपका प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो आपका ये बन जाता है 1/μ0 ε0 बराबर c² के। अब c चाल होती है और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए स्क्वायर होने पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला विकल्प है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका सही विकल्प है। दूसरा है मीटर पर सेकंड, तीसरा है सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति मीटर। तो विकल्प आपका ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है समीकरण E बराबर P × C, जहां E P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। अब E बराबर P × C, E बराबर P × C, P होता है संवेग, P संवेग होता है और संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर इस P का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा m × अब प्रकाश के लिए ये c के बराबर हो जाएगा और ये होता है c, तो ये हो जाएगा m × c², जो एक ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा किसके लिए सत्य है? पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए, दूसरा विकल्प है फोटॉन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं,
तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटॉन के लिए नहीं। चौथा विकल्प है ना इलेक्ट्रॉन के लिए और ना ही फोटॉन के लिए। अब आपकी जो ऊर्जा होती है, ये जो संवेग है वो फोटॉन के लिए सत्य है, तो ये फोटॉन के लिए तो सत्य है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए सत्य नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसलिए आपका विकल्प दूसरा सही है, फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, तो जब हम ताप की वृद्धि करते हैं तो धातु और अर्धचालक में कौन प्रभावित होता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है? इसके लिए पहला विकल्प आपका है दोनों की चालकता बढ़ जाती है। दूसरा विकल्प दिया है दोनों की चालकता घट जाती है। तीसरा विकल्प दिया है धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है। चौथा विकल्प है धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो जब ताप में वृद्धि करते हैं तो धातु की चालकता कम होती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। इसलिए विकल्प आपका चौथा सही है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है, ये विकल्प सही है। दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो एक आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। 10 ओम के बगल आपका पीएन सन डायोड लगा हुआ है और नीचे समांतर क्रम में आपका एक सेल लगा हुआ है। देखिए जो डायोड लगा हुआ है, पीएन सन डायोड जो लगा हुआ है, इस 10 ओम के प्रतिरोध को प्रभावहीन कर देता है, तो आपका बचेगा केवल 10 ओम प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध केवल 10 ओम ही रहेगा। इसलिए अब पहला विकल्प है 10 ओम, दूसरा विकल्प है 20 ओम, तीसरा विकल्प है 5 ओम, चौथा विकल्प है 15 ओम। तो विकल्प आपका पहला सही है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। एक ट्रांजिस्टर में, अब ट्रांजिस्टर में 3 बातें होती हैं, एक उत्सर्जक होता है, दूसरा आधार होता है, तीसरा संग्राहक होता है। आगे आपका उत्सर्जक होता है जिसको ई कहते हैं, बीच में हमारा आधार होता है जो बहुत पतला होता है और उसके पीछे संग्राहक होता है। तो उत्सर्जक इसको बेस बोलते हैं, उत्सर्जक आधार संग्राहक 3 होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है संग्राहक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, सी विकल्प है। तीसरा विकल्प है आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। चौथा विकल्प है तीनों क्षेत्रों में अशुद्धि का एक समान सांद्रण होता है। तो एक समान सांद्रण तो हो नहीं सकता क्योंकि इनकी एरिया डिफर है। सबसे छोटा एरिया है आधार का, इसलिए सबसे कम अशुद्धि किसमें रहेगी? आधार में रहेगी। तो विकल्प आपका तीसरा सही होगा, आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, विकल्प आपका 3rd सही है। अगला क्वेश्चन, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे, अब 4 विकल्प आपके दिए हैं, यह अधिक गर्म नहीं होता है, प्रतिरोध कम होना चाहिए, उसके लिए दिया है ये अधिक गर्म नहीं होता है। दूसरा विकल्प दिया है ये अधिक धारा नहीं लेता है। तीसरा विकल्प दिया है ये अधिक धारा नाप सकता है और चौथा है यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो प्रतिरोध कम होने से, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होने से यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, विकल्प आपका चौथा सही है। चौथा विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करता है तो उसके लिए उसका संवेग mvr बराबर होता है NH/2π के बराबर होता है, जिसमें n कक्षाएं होती हैं। अब न्यूनतम कक्षा, किसी भी परमाणु की न्यूनतम कक्षा के लिए n का मान आपका 1 होगा, इसलिए mvr आपका हो जाएगा h/2π के बराबर। तो न्यूनतम कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान h/2π होगा। क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। अब हमारा जो लेंस होता है,
जो हमारा लेंस होता है, अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? जब लेंस पे आने वाली कोई आपतित किरण लेंस के अंदर अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद जब निर्गत होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। आपतित किरण लेंस के अंदर जब अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस के लिए हुआ है, इसको हम O से लिखते हैं। अगर हमारा अवतल लेंस है, इसमें अगर कोई आपतित किरण आपतित हो रही है तो लेंस के अंदर अपवर्तित होती है और फिर निर्गत होती है। निर्गत होने के बाद निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे भी लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये आपका लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है C612, कार्बन 612, दूसरा कार्बन का समस्थानिक दिया है C614 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अधिकता होती है? तो एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिकों में जो 6 है ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है, तो दोनों के लिए प्रोटॉन की संख्या समान है। C612 और C614 में प्रोटॉन 6 होंगे, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 से 6 घटाओगे तो 6 आएगी। दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 से 6 घटेंगे तो 8 आएगी। अब दोनों का अंतर 2 होगा, अर्थात न्यूट्रॉन 2 अधिक होंगे। C14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 अधिक होगी C612 से, और दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, जो 6 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान छत से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये आपका कितने के बराबर होता है? ये होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बराबर होता है। अगर द्रव्यमान देखा जाए तो एक एटॉमिक मास यूनिट का जो द्रव्यमान होता है 1.66 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान, एक एटॉमिक मास यूनिट का द्रव्यमान 1.66 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है, लेकिन ऊर्जा आपकी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कुछ किताबों में आपको ये एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931.05 भी मिल सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 931 है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैद्युत क्षेत्र E। अगला क्वेश्चन आपका होगा वैद्युत क्षेत्र E के लिए आपका वेक्टर दिया हुआ है E बराबर आपका है 3I + 4J के बराबर। 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलम्ब है, तथा एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया है A बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो φE बराबर होता है E × A के बराबर, E.A के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स E.A के बराबर होता है। E का मान आपका दिया है 3I कैप + 4J कैप डॉट 10I कैप। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 3 का 10 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। I बराबर 1 होता है,
प्लस जे का आई से गुणा करेंगे तो 4 दहम 40 हो जाएगा, लेकिन जे डॉट आई गुणा 0 होता है, इसलिए ये आपका आंसर 30 होगा, 30 के बराबर होगा। इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स आपका 30 होगा, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के बराबर होगा। इसका फ्लक्स का मात्रा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है आपका गेट, नॉर गेट की तर्क प्रतीक बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी लिखिए। तो नॉर गेट, अब नॉर गेट का प्रतीक होता है, नॉर गेट का प्रतीक आपका प्रतीक होता है, ये नॉर गेट का प्रतीक होता है ए वाई, तो ये नॉर गेट का प्रतीक होता है। फिर कह रहा है इसकी सत्यता सारणी लिखिए। इसकी सत्यता सारणी बनानी है तो इनपुट ए, ये आउटपुट के रूप में आपको ए नॉट के बराबर देता है। अगर हमारा ये अगर सर्किट हमारा ऑफ है तो ये ऑन के बराबर होगा, अगर हमारा सर्किट ऑन है तो ये ऑफ होगा। ये हमारी सत्यता सारणी होती है नॉट गेट की। तो ये हमारा नॉट गेट का प्रतीक है और ये हमारे नॉट गेट की सत्यता सारणी है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपको